सो आर स्क्वायर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी इसको हम स्केलर फॉर्म ऑफ बायट-सवार्ट्स लॉ बोल सकते हैं। देखो ठीक से, दिस इज कॉल्ड एज द स्केलर फॉर्म। व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द डायरेक्शन हियर। तो अभी तक यहाँ पे हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया है और इसलिए उसको हम स्केलर फॉर्म बोल सकते हैं सो फार। चलो ठीक है, अभी डायरेक्शन के बारे में अगर बोला जाए तो डायरेक्शन के लिए बताया था कि द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टू थिंग्स, टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को वो परपेंडिकुलर होता है। एक एक वेक्टर जो है तो वो तो एलिमेंट का डायरेक्शन रहेगा। ये देखो, एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो एक वेक्टर का डायरेक्शन है, और दूसरा डायरेक्शन जो है वो होता है आर बार का डायरेक्शन। ये देखो, ये आर बार का। और तीसरा जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे पी पॉइंट पे इन दोनों को परपेंडिकुलर मतलब अंदर की तरफ हो गया कि नहीं? तो ये अंदर की तरफ जाने वाला जो वेक्टर है, जो कि राइट हैंड रूल से निकाला जा सकता है उसका डायरेक्शन। ठीक है, राइट हैंड रूल। जैसे अगर सपोज यहाँ पे अगर हम ये कंडक्टर है, तो इस तरफ अगर करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो हम क्या करेंगे, हमारे फिंगर्स टर्न करेंगे, हमारा थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में अरेंज करेंगे, और हमारा जो पाम है वो इस तरह से अरेंज करेंगे जो पॉइंट और करंट कैरिंग कंडक्टर को ज्वाइन करे। और ये जो कर्व फिंगर्स है, टर्न फिंगर्स, तो ये जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं उस डायरेक्शन में हमको डायरेक्शन मिलेगा इस मैग्नेटिक इंडक्शन का। तो मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी डायरेक्टेड एट दिस पॉइंट, या इस पॉइंट पे इस तरफ मैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्टेड रहेगा। इस पॉइंट पे अगर देखो तो इस तरफ रहेगा, या अगर सपोज हर पॉइंट पे अगर देखेंगे तो वो एक लूप फॉर्म करेंगे, लूप। तो इस तरह से वो सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा। और इसलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट हियर विल बी इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ दिस फिगर। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से क्रॉस से दिखा सकते हैं। क्रॉस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ दिस डायग्राम। तो इस डायग्राम जिस प्लेन में है उस प्लेन को ही वो परपेंडिकुलर और इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये क्रॉस है। तो ये अच्छी तरह से याद रख लो। सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट। ठीक है, अभी देखो ये समझने के लिए कि डायरेक्शन जो है वो समझने के लिए दो तीन मैं तुमको एग्जांपल्स बताता हूँ, और तुमको भी वो बताना होगा कि कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। ठीक है, देखो, सपोज करंट इज फ्लोइंग इन द वायर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, and we want to find out the magnetic induction, direction of magnetic induction at this point P here, where it will be. How many of you can tell it? कौन सी डायरेक्शन में होगा, निकाल के बताओ जल्दी। देखो, वायर के अंदर करंट जो है वो लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, बराबर। तो इस पॉइंट P पे डायरेक्शन कौन सा होगा मैग्नेटिक इंडक्शन का? सीधी बात है, एक तो इनवर्ड्स होगा या तो आउटवर्ड्स होगा, नो डाउट। बट इनवर्ड्स होगा या आउटवर्ड्स होगा, क्या समझते हो? अरे बोलो जल्दी, सुन रहे कि नहीं कोई? आउटवर्ड्स। यस, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स, वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज राइट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल। यस, राइट हैंड थंब रूल अगर यूज करेंगे तो इस डायरेक्शन में हमारा हमको जो थंब है वो एडजस्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली कर्ल फिंगर्स किधर आएंगे? आउटवर्ड्स आएंगे कि नहीं, ऐसे। तो इसलिए उसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, सर्कल एंड डॉट इन बिटवीन हियर, लाइक दिस। तो ये हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, बट इफ वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट क्यू हियर, इस पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है तो किधर मिलेगा बताओ? अभी बताओ, आउटवर्ड मिलेगा या इनवर्ड मिलेगा? यस, एनीबॉडी? This time it will be inwards. इनवर्ड सर। Yes, because if once again we take the thumb in the direction of current and try to find out the direction of magnetic induction at that point, it will be obviously inwards. Okay, अभी मुझे बताओ, दूसरा सिचुएशन में दे रहा हूं अभी, ठीक है? देखो, सपोज करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट दिस टाइम। ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। अभी बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन कौन से डायरेक्शन में रहेगा? पॉइंट P पे। देखो अभी क्या करना है। यस, इट विल बी इनवर्ड्स दिस टाइम। समझा कैसे? तो इसलिए यहाँ पे वो इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा P पे। वही अगर Q पे निकालने के लिए ट्राई करो तो
क्यू पे अभी दिस टाइम आउटवर्ड्स रहेगा। बिल्कुल आउटवर्ड। सिंपल है कि नहीं, सिर्फ राइट हैंड रूल अप्लाई करना है हमको, बाकी कुछ भी नहीं करना है। देखो सपोज अगर दूसरा एग्जांपल देता हूँ अभी, ठीक है। देखो वायर जो है वो, वायर के अंदर जो करंट है वो इस तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऊपर तरफ। और अगर हमको यहाँ पे अगर मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए तो किधर मिलेगा, पॉइंट पी पे, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स। अभी अभी हमने देखा ऑलरेडी, इट विल बी इनवर्ड्स, राइट। ओके, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट क्यू हियर, इस पॉइंट क्यू पे अगर मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है तो कितना कैसे मिलेगा, अभी यहाँ पे वो आउटवर्ड ही आउटवर्ड्स, मिलेगा सर। यस आउटवर्ड्स मिलेगा। वेरी गुड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि करंट डायरेक्शन का कौन सा भी हो, तो करंट कौन सी भी डायरेक्शन में हो, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, वो हमको निकालने आना चाहिए, ठीक है। अभी सपोज अगर हमने ये बोला कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये पॉइंट पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, कौन से डायरेक्शन में होगा बताओ अभी। अब ये डिफिकल्ट है या सिंपल है, चेक करो एक बार। लेफ्ट हैंड मत यूज करो, राइट हैंड ही यूज करो। देखो ठीक से, राइट हैंड अगर यूज करेंगे तो ऐसे, अगर इस डायरेक्शन में अगर हम सपोज फिंगर्स टर्न करेंगे, मतलब थंब अरेंज करेंगे, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होगा, आउटवर्ड्स होगा कि नहीं, जरूर। तो इसलिए वो बन गया आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे पी पे आउटवर्ड्स होगा, नो डाउट। बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट हियर विच इज क्यू हियर, तो यहाँ पे कैसे होगा वो, ऑब्वियसली अगर इस तरफ आउटवर्ड्स है तो इस तरफ इनवर्ड्स ही होगा कि नहीं, जरूर, वो तो सीधी बात है। तो इसलिए यहाँ पे इनवर्ड्स होगा। समझ में आया ठीक से। अगर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर पूछा तो तुमको आंसर करने आ सकता है, आउटवर्ड्स होगा या इनवर्ड्स होगा। ठीक है, चलो थोड़ा डिफिकल्ट करता हूँ क्वेश्चन फिर अभी, देखा। ये देखो, सपोज द करंट इज फ्लोइंग, सपोज अभी हमारे पास ये एक्स वाई जेड प्लेन है, मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस है अभी, हाँ देखो ठीक से, ये है एक्स एक्सिस, सॉरी ऐसा करो, अच्छा चलो, ये है एक्स एक्सिस, ये सपोज वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ठीक है। और मान लो कि करंट जो फ्लो हो रहा है ना, वो इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस को, मतलब करंट इज फ्लोइंग पैरेलल टू जेड एक्सिस बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द जेड एक्सिस, समझा ठीक से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, अभी मुझे बताओ, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ओरिजिन पे, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, कौन बताएगा अभी, करेक्ट बताओ, सोच के बताओ ठीक से। What will be the direction of magnetic induction at origin? This point, ये इस origin पे हमको चाहिए magnetic induction, बताओ जल्दी। Simply we have to use the right hand rule. See here, जिस डायरेक्शन में आउट। करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब अरेंज करो तुम्हारा। तो अगर थंब यहाँ पे रखेंगे, तो इमेजिन करो अगर यहाँ पे हमने थंब रखा, तो उस केस में फिर ओरिजिन पे जब हम जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ कर्ल फिंगर्स कैसे मिलेंगे, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मिलेंगे कि नहीं। See here, this line is going to be parallel to z axis here, तो z axis को पैरेलल है और x y x z प्लेन के अंदर है, तो इसलिए फिर उसका परपेंडिकुलर मतलब कौन सा हो गया, द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी दिस वे, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जरूर समझ सकते हो ठीक से। और अगर x एक्सिस पे थोड़ा आगे बढ़ो और समझो कि ये x एक्सिस हमने थोड़ा और एक्सटेंड किया यहाँ तक, ये x एक्सिस है, और यहाँ पे अगर एक पॉइंट हमने ले लिया सपोज यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे अभी बताओ कौन से डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द सेम करंट कैरिंग कंडक्टर, कौन बताएगा। अरे दिस टाइम इट विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, समझा क्यों, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वंस अगेन वी हैव टू अप्लाई द राइट हैंड रूल सिंपली, थंब जो है तो थंब के डायरेक्शन में ये करंट को एडजस्ट करो, तो ऑटोमेटिकली जो कर्व फिंगर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे कि नहीं, जरूर। और इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी एट इन द डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। ओके, चलो ठीक है, थोड़ा और डिफिकल्ट एग्जांपल बताता हूँ।
अभी मुझे बताओ, अगर करंट जो है वो y एक्सिस के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, देखो ठीक से, करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस लाइक दिस, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एट एनी पॉइंट along the positive direction of x axis। यहाँ पे एक पॉइंट P है सपोज, तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक इंडक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा, बताओ जल्दी। कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे उसको, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं? इसको हम बोलेंगे द डायरेक्शन विच इज पैरेलल टू माइनस के बार, माइनस जेड एक्सिस जो है, तो माइनस जेड एक्सिस के डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा। अच्छा, और अगर सपोज यहाँ पे पूछा, जेड एक्सिस पे पूछा, जेड एक्सिस के ऊपर के कोई भी पॉइंट क्यू पे अगर हमको मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए तो किस डायरेक्शन में होगा, बताओ जल्दी। यूज राइट हैंड रूल वंस अगेन एंड गिव द आंसर फास्ट। इट विल ऑब्वियसली बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हियर। देखो इस डायरेक्शन में वो होगा मैग्नेटिक इंडक्शन, समझा क्या ठीक से? अगर ये नेगेटिव जेड एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट ले लो और वहां पे अगर मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढ के निकालने के लिए ट्राई करो तो जरूर इस डायरेक्शन में होगा वो। ये देखो इस डायरेक्शन में, जो जिसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस का ऑपोजिट डायरेक्शन, समझा क्या ठीक से? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोल सकते हो उसको। और एक्स एक्सिस के ऊपर नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, इस पॉइंट को मान लो आर बोल देते हैं, और इस पॉइंट को अगर सपोज एस बोल देंगे, तो इस एस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन कौन सा होगा, बताओ जल्दी। दिस टाइम इट विल बी पैरेलल टू जेड एक्सिस। ये देखो ये वाला डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा, इस डायरेक्शन में। इसको क्या बोलने का, द डायरेक्शन विच इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। ओके, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या है कि देखो, अगर सपोज एक वायर है और उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, और ये सपोज एक प्लेन है जिसमें से वो वायर पास हो रहा है, ये देखो ऐसे, समझा ठीक से? ये वायर इस तरह से पास हो रहा है इस प्लेन में। तो देखो होता क्या है ना कि इस पॉइंट पे अगर देखेंगे, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक इंडक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा, करेक्ट? Q पॉइंट पे कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा। यहाँ पे किस तरफ होगा, आउटवर्ड्स होगा। और यहाँ पे किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो इसका मतलब ये सारे डायरेक्शंस जो है वो अगर हमने ज्वाइन किए तो क्या मिलता है हमको पता है, सर्कल मिलता है। दैट मीन्स इफ वी ज्वाइन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एवरी पॉइंट देन वी कैन गेट अ सर्कल लाइक दिस। तो ये देखो ऐसा एक सर्कल हमको मिलेगा। तो इस सर्कल के ही हर टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है। एंड दिस कैन बी वेरीफाइड if we take the magnetic needle and keep it at any point here, then that magnetic needle will align itself in this direction of magnetic field here। and even तुमने ये तो करके देखा होगा एक्सपेरिमेंट, कि बचपन में कई बार ये आपको नाइन्थ में, टेंथ में, केजी में भी था, कि अगर सपोज हम एक आयरन फाइलिंग्स जो होते हैं, तो आयरन फाइलिंग्स अगर यहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं, तो वो आयरन फाइलिंग्स भी तुमको पता होगा जरूर, एक ऐसे सर्कुलर ट्रैक्स के अंदर अरेंज हो जाते हैं इस तरह से। देखा है कभी? चलो देखा कभी नहीं भी होगा तो भी सुना तो है ऑलरेडी। ठीक है, तो iron filings when they are pressed in on the paper, plain sheet of paper, and a wire is cutting that paper and the current is passed through this wire। तो अगर इस वायर के जो दोनों टर्मिनल्स है उनको अगर हमने सेल कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये देखो ये सेल का जो निगेटिव टर्मिनल इस तरफ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट कर दिया, तो इस वायर में से जैसे ही करंट चालू किया जाता है और थोड़ा अगर टैप करते हैं इस कार्डबोर्ड को, शीट ऑफ प्लेन पेपर को, तो उसके ऊपर के जो आयन फाइलिंग्स रखे हुए होते हैं वो ऐसे परफेक्ट सर्कल्स के अंदर अरेंज हो जाते हैं। ये परफेक्ट सर्कल्स वो फॉर्म करते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है कि हाउ द मैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू बी पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर टू द conductor as well as the point line joining the center of conductor and the point where magnetic induction is to be found out। तो इन दोनों को वो हमेशा परपेंडिकुलर हुआ करता है। चलो ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने के लिए, ठीक है? See here, suppose the a wire carries a current in this direction। ये z एक्सिस के डायरेक्शन में अगर वो करंट फ्लो हो रहा है, ये देखो ऐसे,
इस डायरेक्शन में करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है जेड एक्सिस को पैरेलल। तो अभी मुझे बताओ इस करंट की वजह से एक्स एक्सिस के ऊपर के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कौन सा होगा, किस तरफ होगा? अरे जल्दी बताओ, मैं ही बता रहा हूँ सभी आंसर्स। यस, what will be the direction of magnetic induction at the point on x axis? p पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन कौन सा होगा, जल्दी बताओ। इतना टाइम लगता है क्या? नेगेटिव। नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव? डायरेक्शन सर। देखो राइट हैंड रूल अगर यूज करेंगे तो थंब जो है वो हमको इस तरफ z एक्सिस के डायरेक्शन में अरेंज करना पड़ेगा। तो जब हम करेंगे ऐसा तो x एक्सिस के ऊपर जब जाएंगे तो वहां पे y डायरेक्शन के पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा। ये देखो इस तरफ, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन फ्लो होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा। समझा क्या ठीक से? और अगर y एक्सिस वाले किसी भी पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए तो किधर आएगा बताओ? अभी ठीक से सोच के बताओ जल्दी। y एक्सिस ये पॉइंट सपोज q है, अब इस पॉइंट Q पे मैग्नेटिक इंडक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा बताओ जल्दी। यस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेगेटिव और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो करेक्ट है। हाँ, नेगेटिव नेगेटिव करेक्ट, नेगेटिव वेरी गुड। ये देखो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा। देखो अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करो तो ऐसे ही बनेगा कि नहीं? ये देखो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में थंब अरेंज करने का है, और जो कर्ल फिंगर्स है वो जो डायरेक्शन बताते हैं वो डायरेक्शन हमको नोट करना है, जो कि y एक्सिस का, नहीं सॉरी, x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन को पैरेलल डायरेक्शन बनेगा। अच्छा चलो, और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मान लो कि करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है जो कि, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन है उस करंट कैरिंग कंडक्टर का, मतलब हमको पूरा कंडक्टर नहीं दिखने वाला है। ठीक है, द करंट इज फ्लोइंग आउटवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ दिस फिगर, बाहर की तरफ, मतलब तुम्हारे तरफ वो करंट आ रहा है, ऐसा इमेजिन करो। तो ऐसे केस में इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कैसा होगा बताओ जल्दी। करंट इज गोइंग टू बी हेडिंग टुवर्ड्स यू, तुम्हारे डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक इंडक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा सर। नहीं, इनवर्ट आउटवर्ड, आउटवर्ड तो करंट आ रहा है। सर, इनवर्ट डायरेक्शन। अरे तो वो तो फिर उसको पैरेलल हो गया ना, फिर एंटी पैरेलल हो गया ना वो। मैग्नेटिक इंडक्शन पे भी करंट को पैरेलल होता है क्या? नहीं, परपेंडिकुलर होता है। तो करंट सर कौन सी वो डायरेक्शन में? अपवर्ड होगा, अपवर्ड। हाँ, अपवर्ड होगा। ये देखो इस तरफ मैग्नेटिक इंडक्शन जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट जो है वो आउटवर्ड्स फ्लो हो रहा है। करंट समझा है तुमको? आउटवर्ड्स मतलब ये अभी समझो ये पेन है, ये पेन के अंदर अगर सपोज करंट फ्लो हो रहा है और तुमको अगर यहाँ पे ऐसा दिखाया मैंने, तो वो पेन तुमको दिख रहा है क्या पूरा? नहीं, तुमको सिर्फ उसका टिप दिख रहा है कि नहीं? देख रहे हो ठीक से? ये पेन का सिर्फ टिप तुमको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो पेन जो है वो तुम्हारे विजन को परपेंडिकुलर है, तो इसलिए तुमको सिर्फ टिप दिखाई देगा। लेकिन हम अगर सेम ऐसा ही अगर हम बोलेंगे कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट तुम्हारे तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब जरूर तुमको क्या दिखाई देगा? सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन दिखाएगा ना, दिखाई देगा ना उस करंट का। तो इसलिए यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो एक वायर का क्रॉस सेक्शन है जिसमें से करंट तुम्हारी तरफ फ्लो हो रहा है। तो अभी करंट को और करंट के डायरेक्शन में अगर हम थंब अरेंज करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा हमको, है कि नहीं? हमारी तरफ हमको थंब अरेंज करना पड़ेगा, और इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है तो वो इस तरह से हमको ढूंढना पड़ेगा। ये डायरेक्शन मतलब वो ऊपर वाला डायरेक्शन हो गया। अच्छा, क्यू पॉइंट पे बताओ डायरेक्शन कौन सा होगा? ये देखो क्यू पॉइंट यहाँ पे है, जल्दी बताओ अभी। व्हाट विल द मैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्टेड इन एट पॉइंट क्यू?
अभी इनवर्ड और आउटवर्ड तो नहीं होगा, डाउनवर्ड और अपवर्ड भी नहीं होगा, सर लेफ्टवर्ड या तो राइटवर्ड होगा. यस, सर Leftward. लेफ्टवर्ड होगा, लेफ्टवर्ड. Leftward. यस, वेरी गुड, लेफ्टवर्ड्स, करेक्ट. ठीक है, तो दैट एट पॉइंट Q the direction of magnetic induction will be towards left, right. Okay, and at point R, tell me fast now. डाउनवर्ड. Downward, very good. And at point this S here, Right. राइटवर्ड. rightwards, right. अच्छा, अगर हमने यहाँ पे एक 45 डिग्री पे ये पॉइंट यहाँ पे लिया, T पॉइंट सपोज लिया यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे कौन सा डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक इंडक्शन, बताओ अभी. जल्दी बताओ. सर राइटवर्ड और अपवर्ड के बीच में होगा. वेरी गुड, वेरी गुड, राइट. कैसे निकाला तुमने ये देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने ज्वाइन किया, बराबर है. ये ज्वाइन करने के बाद हमको क्या करना है, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो ये देखो, ये रहा उसका परपेंडिकुलर, बिल्कुल. तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट हियर, करेक्ट है. चलो ठीक है, तो ये हमको मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन यहाँ पे मिल गया, इस डायरेक्शन में. चलो यहाँ पे किस तरफ होगा, इस पॉइंट पे, इसको यू बोल देते चाहिए तो. ये देखो, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और ये डायरेक्शन हमको मिल जाएगा आराम से. इस पॉइंट पे किधर होगा बताओ, वी पॉइंट बोल देंगे उसको. इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और इस तरफ हमको मिल जाएगा डायरेक्शन. और इस पॉइंट पे अगर चाहिए तो इसको सपोज डब्ल्यू बोलेंगे, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, क्योंकि इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए कि नहीं वो. तो इसका मतलब इन शॉर्ट व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी से इन जनरल इज दैट द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑलवेज फॉर्म्स सर्कुलर लूप्स. ये बोल सकते हो. ये देखो, सर्कुलर लूप ही हो गया कि नहीं ये. अगर करंट कैरिंग कंडक्टर आउटवर्ड्स है तो इस टाइप का सर्कुलर लूप फॉर्म करेगा वो. इफ यू जॉइन ऑल दिस लाइंस देन वी कैन गेट अ सर्कल लाइक दिस. ये देखो यहाँ पे एक, ये देखो यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, फिर यहाँ पे ये सारे लाइंस अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब इन शॉर्ट हमको क्या मिल रहा है, सर्कल ही मिल रहा है कि नहीं. अच्छा, लेकिन अगर सपोज इसी पॉइंट पे अगर करंट जो है वो अगर इनवर्ड्स फ्लो हो रहा है तो अभी क्या होगा बताओ. करंट इज गोइंग टू फ्लो इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ दिस फिगर हियर. देन एट दिस पॉइंट P द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी downwards this time. Okay, at this point Q it will be leftward. क्लॉकवाइज. हाँ, correct, very good. So at every point if we draw the magnetic induction then it will give the loops once again, lines once again, and those lines if joined will get a clockwise loop in this way. Okay, तो ये हमको समझना है अच्छी तरह से. The magnetic induction at every point is going to be perpendicular to the line joining the center of the element and the point where magnetic induction is to be found out, and also the current को भी perpendicular और इस लाइन को भी perpendicular होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, और वो हमेशा राइट हैंड रूल से दिया जाता है. तो ये राइट हैंड रूल याद रखो फिक्स है. ठीक है, तो अभी इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है. तो ये आपको कंफर्म अभी आएगा हमेशा. अगर डायरेक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट एवरी पॉइंट इजीली. चलो ठीक है. So if you want to write the Biot-Savart's law in vector form, then how can we write it as? तो देखो, समझो कि ये जो करंट है ये सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. ये छोटा एलिमेंट है यहाँ पे, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक एक छोटा एलिमेंट है, और इस एलिमेंट की वजह से जो करंट फ्लो होता है, इस एलिमेंट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है. ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटर को और इस पॉइंट P को ज्वाइन करना पड़ेगा और उसको R बोलना पड़ेगा. तो इस वेक्टर को अगर हम बोल देते हैं सपोज R बार, तो इस डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं. देखो, ये हो गया उसका यूनिट वेक्टर, उसको हम R कैप बोल सकते हैं. R कैप, व्हाट डू यू मीन बाय दिस R कैप? It is going to be the unit vector along OP. ठीक है, or we can say unit vector in the direction of R bar is represented as R cap, no doubt. And here this R cap will actually be written as
r bar upon mod of r bar, as we know already the definition of unit vector. याद है ना सबको? तो इसलिए यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन ये होता है, डेफिनेशन होता है, तो उससे ही हमको यूनिट वेक्टर का जो आर कैप जो मिलेगा वो इस आर बार को मॉड ऑफ आर बार से डिवाइड करके हमको मिलेगा. बिल्कुल, नो डाउट. चलो ठीक है. अभी हमको अगर इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन मिलता है उसका अगर डायरेक्शन निकालना है, तो अभी हमको ये पता ऑलरेडी कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में मिलता है हमको. डीबी बार का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स रहने वाला है. ठीक है. तो ये डायरेक्शन एक्चुअली दो चीजों को परपेंडिकुलर है. एक तो इस एलिमेंट को देखो ठीक से, और दूसरा इस आर बार को. इन दोनों को परपेंडिकुलर है कि नहीं ये डायरेक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन का. और ये बात तुम याद रखो, तुमको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, सपोज ये ए बार और दूसरा बी बार, ऐसे दो वेक्टर्स अगर सपोज हमारे पास होते हैं और उनके बीच में अगर एंगल मान लो थीटा है, तो हम जानते हैं कि ए बार cross b bar is always going to be perpendicular to this both plane containing both of these a bar as well as b bar. If we define the cross product of two vectors, then we can define this cross product of two vectors to be a new vector c bar whose direction is perpendicular to a bar as well as b bar, and at the same time the direction of c bar is given by right hand rule. ये भी याद रखो ठीक से. तो राइट हैंड रूल से ही हम ये इसका डायरेक्शन निकालते हैं, सी बार का डायरेक्शन निकालते हैं, जो कि ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ करता है. और एट द सेम टाइम ये भी हमको पता है ऑलरेडी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सी बार इज एक्चुअली इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ बी बार इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. So this is the definition of cross product. If you remember, we can write it in words like this. The cross product of two vectors a bar and b bar is defined as a new vector whose magnitude is equal to the product of magnitudes of both of the vectors and sine of angle between them, and whose direction is perpendicular to the plane containing both of the vectors and given by right hand rule. ये उसका definition है. Don't get confused. It's not a very difficult definition. बहुत difficult नहीं है वो, इजी है. देखो सिर्फ हमको ये जो पूरा हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है वही हमको वर्ड्स में बोलना है, बस खत्म. I will repeat again. What is the definition of cross product of two vectors? The cross product of two vectors is defined as a new vector whose magnitude is equal to the product of magnitudes of both of the vectors and multiplied by sine of angle between the two vectors, and whose direction is always perpendicular to the both of the vectors, and it's given by right hand rule. That's it. So this is the cross product of two vectors, which is, we can see simply the अभी यहाँ पे अगर ये हम यूज करते हैं, इसको हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, C is equal to a b sin theta. That's it. ये भी क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन हुआ करता है. बिल्कुल. अभी यहाँ पे देखो, अगर हमने ये डेफिनेशन यूज करना है यहाँ पे, तो देखो ठीक से dB ऑलरेडी हमने कल भी देखा था कि dB का मैग्नीट्यूड कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू dl इंटू साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. करेक्ट है. ये होता है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ dB. ओके. इफ यू वांट टू राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म, देन अब देखो यहाँ पे ये साइन थीटा, किस किस के बीच में ये एंगल है, ये थीटा. थीटा जो एंगल है वो कौन किस किस के बीच में है, एक तो आर बार और दूसरा ये डीएल बार, उसको हम बोल सकते हैं. देखो ये जो एलिमेंट का जो लेंथ होता है उसको डीएल बार ऐसा लिख सकते हैं आराम से. तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, हियर इट इज. अब यहाँ पे लेकिन आर बार तो है ही नहीं ऊपर, तो उसको हम क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, चलेगा ना. देखो आई को एज इट इज रखा, इस डीएल को एज इट इज रखा, यहाँ पे आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अगेन, विच हैपन्स टू बी आर क्यूब एक्चुअली. समझा क्या ठीक से. तो ये आर क्यूब बन गया. क्या किया हमने, इस आर बार आर को मल्टीप्लाई डिवाइड किया. करेक्ट है. जिससे हमको यहाँ पे ऊपर जो है वो ऊपर हमको आर मिल गया, डीएल इंटू आर मिल गया, और नीचे आर स्क्वायर इंटू आर जो है वो आर क्यूब हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. चलो ठीक है. अभी देखो यहाँ पे ये जो डीएल है इंटू आर है इंटू साइन थीटा है. अभी इसके अंदर ए मतलब डीएल को समझ लो, बी का मतलब
यहाँ पे r को समझ लो, और साइन ऑफ एंगल थीटा, मतलब यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी है इधर। तो इस इन शॉर्ट क्या है ना कि जिन दो वेक्टर्स के बीच में ये एंगल थीटा है, उन्हीं दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट यहाँ पे है, और उसको ही साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसका मतलब हम इस पूरा चक जो है, ये पूरा जो चक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताएं? उसको हम लिख सकते हैं आराम से, इट इज गोइंग टू बी dl बार क्रॉस r बार, बट एज वी नो दैट dl बार क्रॉस r बार इज गोइंग टू बी अ वेक्टर, so we can get it as a mod of dl bar cross r bar, बोल सकते हैं ऐसा, और into I as it is, and that is to be divided by r cube also as it is, and here it is multiplied by mu naught upon 4 pi as it is, which is actually going to be db, magnitude of db here. Okay, but again अगर suppose हमने यहाँ से अगर mod हटा दिया तो देखो क्या होगा अभी, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि ये जो ये इसका जो डायरेक्शन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है, वो हमेशा इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होता है। और कोइंसिडेंटली यहाँ पे देखो कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो भी तो इस आर बार और डीएल बार को परपेंडिकुलर है जरूर। डीबी बार इज गोइंग टू बी इनवर्ड्स, एंड एट द सेम टाइम आर बार हियर इन दिस डायरेक्शन एंड डीएल बार इज इन दिस डायरेक्शन, सो इन दोनों को परपेंडिकुलर डीबी बार ऑलरेडी है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो मॉड है, इस मॉड को अगर हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली हमको जो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा। ये देखो, ये जस्ट मॉड हटा दो यहाँ से, and we will be able to say that this dB bar in magnitude and direction happens to be actually mu naught upon 4 pi into I into dl bar cross r bar upon r cube. But now we can simplify this still further. इसको हम और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से, क्योंकि देखो सॉरी देखो, इसको अगर हम और आगे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो dB बार हमको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I as it is into dl as it is क्रॉस dl बार क्रॉस, इसको हम लिख सकेंगे r बार अपॉन r, और इधर जो है ये r क्यूब को हम r स्क्वायर इंटू r लिख सकते हैं। तो ये r स्क्वायर यहाँ पे रख रहने दिया और r को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे कि हम जानते हैं ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पे r बार अपॉन मॉड ऑफ r बार, मतलब ये क्या होता है, ये देखो ये है r बार और ये है मॉड ऑफ r बार, उसको ही हम r भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। So this r bar upon mod of r bar becomes actually r cap, and hence we can say that this dB bar is actually going to be equal to mu naught upon 4 pi into I into dl bar cross dl bar cross r cap, and that is to be whole divided by r square as it is, that's it. So अगर हमको यहाँ पे r कैप हमने ले लिया तो फिर यहाँ पे नीचे r क्यूब लेने की जरूरत नहीं है, तो वो यहाँ पे r स्क्वायर ही रहेगा, नो डाउट, ठीक है। बट अगर हमने यहाँ पे r बार ले लिया, r बार ये देखो, तो फिर यहाँ पे हमको नीचे r क्यूब लेना पड़ेगा, बिल्कुल। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सवार्ट्स लॉ, रिमेंबर वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सवार्ट्स लॉ। तो बायट-सवार्ट्स लॉ को हम इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो ठीक से, ये जो है ये उसका वेक्टर फॉर्म बन गया, इससे हमको उसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाता है। देखो अब यहाँ पे तुम बोलेंगे इधर साइन थीटा किधर गया, कौन बताएगा मुझे, बताओ साइन थीटा किधर गया? जल्दी बोलो, व्हाई वी आर नॉट वेक्टर फॉर्म है ना? हाँ सब वेक्टर प्रोडक्ट है ना? हाँ, तो वेक्टर प्रोडक्ट में बताया था नहीं, सी जो है, सी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा के बराबर हुआ करता है ऑलरेडी, तो वो साइन थीटा जो है वो इस वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बराबर। तो इसलिए यहाँ पे जो साइन थीटा जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे हम अगर वेक्टर प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर हमको मैग्नीट्यूड में लिखना है तो फिर से साइन थीटा लेना पड़ेगा। देखो, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इट इन मैग्नीट्यूड्स, देन हाउ कैन वी राइट इट एज, तो dB बार इज इक्वल टू, अगर मान लो मुझे इस
फॉर्मूला को मैग्नीट्यूड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये देखो, उसको हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू, अभी देखो डीएल बार क्रॉस आर बार है ना ये, तो डीएल बार क्रॉस आर बार का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? तो वो बनेगा डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा and that is to be whole divided by r cube as it is. And now we will be in a position to cancel out this r from numerator and denominator, so that we get this dB bar to be actually equal to mu naught upon 4 pi into, यहाँ पे आएगा I into dl into sin theta upon r square. That's it. देखो यहाँ पे r कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे नीचे क्या आया? r square आया। ठीक है, ओके बट अभी अगर सपोज हमने इस इक्वेशन को अगर हमको वेक्टर स्केलर फॉर्म में लिखना है, मैग्नीट्यूड्स में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ? तो देखो यहाँ पे तो वो आएगा डीबी, अच्छा डीबी बार नहीं, डीबी ओनली है। ये देखो यहाँ पे हमको डीबी बार नहीं लिखना है, सिर्फ डीबी लिखना है कि मैग्नीट्यूड सिर्फ हमने इंट्रोड्यूस किया ना यहाँ पे, तो इसलिए डीबी विल एक्चुअली बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, यहाँ पे आएगा डी आई इंटू, अच्छा अभी ये डीएल बार क्रॉस आर कैप, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? डीएल बार का मैग्नीट्यूड रहेगा डीएल, नो डाउट, और यहाँ पे आर कैप का मैग्नीट्यूड पता है कितना है? आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, और क्या होता है? तो इसलिए यहाँ पे आएगा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज गोइंग टू बी अगेन द एंगल बिटवीन दिस यूनिट वेक्टर आर कैप एंड डीएल बार, which is same as this theta here. तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बनता है वो यही थीटा है, ठीक है, and that is to be whole divided by r square as it is, so that we can get this finally dB is equal to mu naught upon 4 pi into I into dl into sin theta upon r square. That's all. This is called as the scalar form of the Biot-Savart's law, and this will be either this one or this one will be called as the vector form of Biot-Savart's law. Okay, so from which we can get the direction as well as magnitude. Okay, चलो ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि आज अतुल सर का लेक्चर कैंसिल हो रहा है, उनका तबीयत खराब होने की वजह से अतुल सर आज लेक्चर नहीं दे पाएंगे, तो जस्ट आज के लिए ये लेक्चर रहेगा दोपहर के सेशन में। बाकी इवनिंग सेशन में 8 बजे का जो चेतन सर का लेक्चर है वो अपनी जगह पे है, वो रहेगा, और महेश सर का भी जो लेक्चर है 9 बजे, तो वो भी अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। थैंक यू सर। So let us stop here. Thank you all of you.